नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का मीन्स का जियोलॉजी का ऑप्शनल पेपर है उसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस को हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सिलेबस डिस्कस किया था। एंड आई थिंक आपको उससे ये आइडिया जरूर लगा होगा कि व्हाट आर द प्रायर टॉपिक्स और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। फॉर एग्जांपल, जो भी आपके टॉपिक्स थे उसमें या जो भी टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट हैं वो सब हमने डिस्कस किए थे। ओके, एंड हमने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि विदाउट डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड what should be the difficulty level or is the easier level of the question paper. Okay, so that's why I will discuss today the previous year question paper, and this will be the 2019 paper. Okay, the latest one, because 2020 exam that has not been yet conducted. Okay, so 2019 का जो पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे एंड उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है। देखिए, सिलेबस में जब हमने डिस्कस किया था तो मोर और लेस जो सिलेबस था वो जीएसआई का जो सिलेबस रहता है मोर और लेस वैसा ही रहता है। कुछ एडिशनल टॉपिक्स जरूर रहते हैं बट जो बेसिक्स का पार्ट है वो हमेशा वैसा ही रहेगा आपके लिए। ओके, सो आज हम 2019 का ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। So firstly we will understand or we must understand the instructions which are given there. Okay, कि कौन से क्वेश्चंस आपको कितने नंबर का है, कितने क्वेश्चंस आपको ऑल इन ऑल अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो इंग्लिश में ही पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। जो आईएफएस का पेपर है, आईएफओएस का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीटली इंग्लिश में ही आता है, बट जो सिविल सर्विसेज का मीन्स का पेपर है वो हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल बोथ लैंग्वेजेस में होता है। ओके, सो आईएफएस में आपको इंग्लिश में ही मिलेगा एंड जो इंस्ट्रक्शंस इसमें है, देयर आर 8 क्वेश्चंस इन ऑल, आउट ऑफ व्हिच 5 ऑल टू बी अटेम्प्टेड। Okay, so completely you have given 8 questions and you have to attempt only 5 out of 8 questions. Okay, and इसमें ये भी कंडीशन है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 and क्वेश्चन नंबर 5 these 2 questions are compulsory, means you have to attempt necessarily, and remaining 3 questions you can attempt from section A or section B. मीन्स आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है एंड अल्टीमेटली दोनों में से मिला के आपको 3 करने हैं। ओके, सो ऑल इन ऑल आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, एंड अब आपको क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलती है तो उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, उसके नीचे स्पेस आपका प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो अब आप स्किप नहीं कर सकते हो कि इस क्वेश्चन का आपने लास्ट में लिखा, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लास्ट में लिख रहे हो और लास्ट का क्वेश्चन आप पहले लिख रहे हो, सो वो आप नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन का आंसर बुकलेट की ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि अब आपको स्पेस प्रोवाइड करा दिया गया है एंड क्वेश्चन नंबर 1 आप उसी स्पेस में ही लिखोगे। ओके, आपको उससे ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा एंड जो भी स्पेस आपको दिया हुआ है दैट इज मोर देन एनफ। अगर आप क्वेश्चन पेपर की जो डिमांड है या क्वेश्चन की जो डिमांड है एंड 3 आवर्स के टाइम को माइंड में रखते हुए अगर आप करोगे तो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। ओके, एंड जो कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरीड बाय ए क्वेश्चन पार्ट दे आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ओके, सो वो आप देख लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है। एंड वेयर एवर नीट स्केचेस तो आपको ड्रॉ करने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बिना नीट स्केचेस के आप अपनी जो बात है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर, उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ओके, अब आप बुलेट्स में पैराग्राफ्स में कितना लिखते हो दैट इज अनदर थिंग, बट आपको एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए यू विल नीड टू ड्रॉ द प्रॉपर डायग्राम। दैट कैन बी अ डायग्राम, देयर कैन बी अ टेबल, पाई चार्ट और एक्सेट्रा, एनीथिंग कैन बी देयर, बट it should look like attractive, okay, because of the figures you have drawn. Okay, and since the question paper is in English only, so obviously we will have to write the questions answers only in English language. Okay, so firstly we will talk about the section A, and previously we have talked about that question number 1 and question number 5, these are 2 compulsory questions, means you have to attempt it anyhow. So and the answer the following question within 150 words each, means 150 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए उससे, एंड आप
ऐसा हो सकता है कि आप 150 को 160 70 कर जाओ, 130 140 कर जाओ, बट आप ऐसा नहीं कि 150 का है तो आप 100 वर्ड्स लिख रहे हो या 200 वर्ड्स लिख रहे हो, ऐसा नहीं. 10-15 वर्ड्स का दैट कैन बी acceptable. Okay, so first question is dealing with the discuss the characteristics and properties of lithosphere and the asthenosphere. Okay, so considering the internal structure of the earth or interior of the earth, you have to discuss the characteristic points about characteristics and the properties of lithosphere and asthenosphere. So आप डायग्राम ड्रॉ करके जो लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर की डेफिनेशन है उसको ड्रॉ कर सकते हो, मींस उसको डिफाइन कर सकते हो, कुछ उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल जो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है दैट इज टेकिंग प्लेस इन द लिथोस्फेयर ओनली. ओके, सो आप उस तरह से अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आप डायग्राम, टेबल्स, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, टेबल्स ड्रॉ कर सकते हो. ओके, एंड कंसीडरिंग कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का ये you will be given here 1 2 3 4 5 questions will be there, that will be of 8 marks. Okay, so according to the need of the question paper you have to explain your words, okay, or explain your answers. Describe the origin of karst topography. So you have to just understand that what is the need of the question paper. क्वेश्चन की नीड यहां पे है कि डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ कार्स्ट टोपोग्राफी. सो कार्स्ट टोपोग्राफी की ओरिजिन कैसे होती है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, एंड अब आप एक्सप्लेन कर दोगे उसकी ओरिजिन, जो उसका ओरिजिन है वो कैसी होती है. एंड आप इसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि आप उसकी जो फीचर्स हैं उनको ड्रॉ करने लगो. ओके, फॉर एग्जांपल आप स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट या इन सब चीजों को ड्रॉ करने लगो, वो चीज नहीं करना है आपको उसकी ओरिजिन बतानी है कि कैसे. फॉर एग्जांपल आप कार्स्ट टोपोग्राफी के एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल दे सकते हो, स्टैलेक्टाइट का, स्टैलेग्माइट का, ओके, कॉलम्स का. सो आप इस तरह से कर सकते हो, बट जो नीड है क्वेश्चन की उसको आप जरूर कवर करो. राइट ब्रीफली ऑन द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. सो यू हैव टू ब्रीफली राइट डाउन अबाउट जीपीएस. ओके, सब आप जीपीएस को जो ब्रीफली कह रहे हैं तो आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हो, उसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में लिख सकते हो, फंक्शन के बारे में लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वल एरिया प्रोजेक्शन इन सॉल्विंग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी प्रॉब्लम्स. ओके, सो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो सिग्निफिकेंस है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन. ओके, so there are two projections. Okay, wolf net and schmidt net. If you have understand, or if you have studied about the stereographic projection, then you must be knowing there are two nets which are being generally used. One is the schmidt net and another one is the wolf net. Okay, so here the question is for the solving structural geology problems. So the net which is used for the structural geology problems, about its significance of equal area net. Okay, so equal area net जो हम यूज करते हैं structural geology problems को solve करने के लिए, उसकी significance बतानी है. Okay, so आप significance में बता सकते हो कि equal area net projection के द्वारा we can understand, we can just depict several thousands of data consisting of dip, strike, okay, rake, plunge and lineation, foliation. So all these things that we can depict in a single projection area. Okay, so whatever data we have collected from the field or whatever studies we have done in the field, all the data despite of putting it down on a question, on a answer booklet or on a notebook, we can just plot it down on a stereo net. Okay, and we can just put down number 1, the data of number 1, and just plot it out on the stereographic net projection. Okay, so that we can just have a proper understanding that whatever data we have collected from the field, then we have plotted it on the stereographic projection. Okay, so there can be several other significances. For the instance I have told about it, I have discussed about it. Okay, so you can just enumerate, you can just write down about the significance of equal area projection, considering the demand that 8 marks question is there, 8 marks question is there. So accordingly you have to write down.
1E, that is dealing with the enumerate the strain markers in deformed rocks with the help of neat sketches. Okay, the strain markers in deformed rocks. So you have to just draw the diagrams for the with the help of neat sketches. Okay. Question number 2 is, with the help of neat diagram, discuss different types of plate boundaries and enumerate their characteristic features. Okay, different types of plate boundaries, there are three types: convergent, divergent and transform, or strike slip you can call them. Okay, strike slip, and that's third type. Okay, so you can just write down about, you have to discuss the neat diagram, discuss different types of boundaries and enumerate their characteristic features. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी आप डिस्कस कर सकते हो उसमें, कि आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन है, आपका जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ट्रांसकरेंट फॉल्ट का फॉर्मेशन है, उसके बारे में आप बता सकते हो. ओके, highlight the advantages and limitations of remote sensing studies with respect to conventional geological fieldworks. Okay, so what is the advantage of using the remote sensing studies with respect to conventional geological fields which we are generally using? Okay, so that you have to advantages as well as the limitations, means what are the limitations that we cannot follow or we cannot do that work particularly with the aid of remote sensing, and the advantages also. Okay, describe the different types of breaks in stratigraphic record and their identification in the field. Okay, so the different types of breaks we can call them, so scientifically we call them hiatus. Okay, hiatus means there can be a several gap of 1 or 2 million years or several years there can be gap of. Okay, so technically the term for the break that we use, that is hiatus. Okay, so hiatus के बारे में आपको बताना है in stratigraphic records and how can we identify it in the field. Okay, so one of the most important criteria to identification is that there must be the differences in the rock record. Okay, somewhere you will be getting the rocks of particular this age, and somewhere at the same place you will be getting the rocks of different ages. Okay, so that is because of the hiatus, okay, in the rock record. So that we have to define. Question number 3A is dealing with the briefly enumerate the principles of radiometric dating using uranium lead isotopes. So यूरेनियम लेड आइसोटोप्स को कंसीडर करते हुए रेडियोमेट्रिक डेटिंग को आपको एक्सप्लेन करना है. डिस्कस हाउ लिथोलॉजी कंट्रोल्स टोपोग्राफी. ओके, डिस्कस हाउ लिथोलॉजी कंट्रोल्स टोपोग्राफी. सो जनरली द क्वेश्चंस आर जस्ट मींस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा. क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आपको थिंक करना पड़ेगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में किस चीज को ड्रॉ करना है, किस चीज को लिखना है. ओके, सो जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल फॉर 10 to 20 seconds and just write down about whatever you are thinking about that particular question. Okay, what is thrust fault? Explain the mechanism of development of the thrust fault with the neat sketches. ओके, सो थ्रस्ट फॉल्ट के बारे में आपको बताना है एंड विद मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द थ्रस्ट फॉल्ट विद द नीट स्केचेस. तो उसकी मैकेनिज्म को भी आपको बताना है. ओके, सो जो क्वेश्चन 15 नंबर का 15 मार्क्स का है तो आप उसको उस बेस पे आप लिखिएगा. 10 मार्क्स का है तो आपको थोड़ा सा कम लिखना रहेगा. ओके, एज पर द स्पेस प्रोवाइडेड, जैसा जितना आपको स्पेस प्रोवाइड किया गया होगा ऑब्वियसली आपको उसी स्पेस में ही लिखना, आपको अलग से नहीं लिख सकते हो, उसमें स्पेस पर्टिकुलरली प्रोवाइड किया गया होगा. Question number 4 is elucidate the present status of continental rift in light of the geological and the geophysical evidences. So elucidate, you have to elucidate the present status of continental drift in light of the geological as well as the geophysical evidences, on the basis of geological and geophysical both types of basis. Okay,
So there can be magnetic evidences, there can be gravitational evidences, or there can be positional evidences, whatever evidences we are got there. So on the basis of that we have to elucidate the present status of continental drift. Question number 4b, compare the geomorphic features along the eastern and western coast of India. You have to compare the geomorphic features especially along the eastern and western coast of India. Okay, so geomorphic features, for the best geomorphic feature on the eastern part, you can just talk about, or you can just explain about the in the Bay of Bengal, the formation of Sundarban Delta, because that's the one of the biggest geomorphic feature. Okay, there can be formation of coral reefs in the western part. Okay, volcanoes के बारे में आप बता सकते हो. Okay, so that you can explain. What is the recrystallization of minerals? How is it related to deformation? Explain with neat sketches. Because you have to talk about the crystallization process, recrystallization of a mineral, and how it is related to the deformation, and you have to just explain with the aid of neat sketches. Okay. Section B, and obviously again this section B, in section B, question number 5, that is also compulsory. Okay, that is essential for you to understand, for you to attempt. So answer the following question. Again, the word limit 150 words each. Okay, so 150, 160, 140, that should be the word limit. Okay, explain in brief the manner of preservation of traces of animals. Means you have to briefly explain in what manner the preservation of traces of an animals take place. Okay, so that we have to talk about. B is, in the context of Dollo's law, discuss the different patterns of evolution observed in fossils. So Dollo's law, I don't have any idea about this particular law, because I have never studied about this particular law. If I will get some material onto this topic, I will explain, or I will make a video onto that, so that if the question is being repeated, though the chances are very less, but still you must know. Okay, so if I will get the material, I will discuss with you. Describe the depositional environment prevailing during the deposition of the Paleocene belt of Sirmaur group of Himachal Pradesh. Okay, so you have to describe the depositional environment particularly prevailing during the deposition of the Paleocene belt in the Sirmaur group of Himachal Pradesh. Okay, so जो पेलियोजीन बेल्ट है सिरमौर ग्रुप हिमाचल प्रदेश की, उसके जो इन्वायरमेंटल डिपोजिशनल इन्वायरमेंट है उसके बारे में आपको बताना है. डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड टू डेट ग्राउंड वाटर. ओके, सो ग्राउंड वाटर डेटिंग या ग्राउंड वाटर डेटिंग के बारे में आपको जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके बारे में बताना है आपको. इन्यूमरेट द मेथड्स ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट. ओके, सो ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन के जो मेथड्स हैं, सो उसके बारे में आपको बताना है. फॉर एग्जांपल आप जो साइज्मिक मेथड है, साइज्मिक रिफ्लेक्शन मेथड के बारे में बता सकते हो. जो आपका रेजिस्टिविटी मेथड है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है, जो कि दैट इज यूज्ड फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन. ओके, एंड आप जो ग्रेविटी मेथड्स हैं, मैग्नेटिक मेथड्स हैं, उसके बारे में भी बता सकते हो एज एंड एक्सप्लोरेशन एज वेल एज द डेवलपमेंट. ओके, सो इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6A, दैट इज डीलिंग विद द डिस्क्राइब द लिथोस्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन ऑफ शिवालिक ग्रुप. तो शिवालिक ग्रुप के लिथोस्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन को बताना है आपको. एंड कमेंट ऑन द पैलियोक्लाइमेटिक रिजीम दैट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग इट्स डिपोजिशन. So when the Shivalik group that was being deposited, that at that time, what was the climatic regime at that time?
So that you have to talk about, or that you have to write down about. So if the lithostratigraphic succession has been asked, so you can just tabulate it down. मैंने जब जो जियो साइंटिस्ट एग्जाम के बारे में जब बात करी थी सिलेबस में, तब भी मैंने बताया था कि आप टेबुलेट फॉर्म में टेबुलेट कर सकते हो। अब अगर आपके पास टाइम कम बच रहा है तो आप टेबुलेट जरूर करना। अगर टाइम है नहीं भी है तो भी आप टेबुलेट करना। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप उसके बारे में कुछ लिख देना 2-3 पैसेज में, 2-3 पैराग्राफ में। एंड इफ समहाउ इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, सो आप उसको वैसे भी अगर आप टेबल ड्रॉ कर दोगे तो उससे आपका आंसर जो है वो सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा। ओके, सो टेबल्स में आपको जो ग्रुप हैं उनकी एज, पर्टिकुलर उसकी लिथोलॉजी, एंड अगर स्पेसिफिक है फॉर एग्जांपल फ्लोरा फौना के बारे में बता सकते हो। एंड कुछ अगर पर्टिकुलर रिमार्क्स लिखना चाहते हो तो आप उसको लिख सकते हो। बट आप एज, जो लिथोलॉजी है, एंड फॉसिल फ्लोरा एंड फौना, उसके बारे में आप जरूर लिखिएगा। 3 चीजों के बारे में आप जरूर लिखना। ओके, ड्रॉ नीट लेबल्ड स्केचेस टू डिपिक्ट द इवोल्यूशन ऑफ टोज इन इक्विडी। सो इक्विडी में जो टोज का इवोल्यूशन है उसके बारे में आपको बताना है विद नीट स्केचेस। डिस्क्राइब वेरियस ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम्स। सो आप अगर क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो तो इसमें देखिए, जहां पे भी अगर आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रह जाएगा। क्योंकि हर क्वेश्चन में जहां कहीं भी क्वेश्चन डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में लिख क्या रहा है कि ड्रॉ, डिस्कस और नीट स्केचेस विद लेबल डायग्राम। सो डायग्राम तो आपको जरूर ड्रॉ करना पड़ेगा। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं मतलब आपकी अगर आर्ट अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते हो, फिर भी आप जैसा अच्छे से अच्छा कर सकते हो वैसा अच्छे से अच्छा आप डायग्राम ड्रॉ करना। उससे आपका जो आंसर है वो सेटिस्फैक्टरी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7A, that is dealing with the help of neat diagrams depict the evolutionary trends in the proboscideans. ओके, सो प्रोबोसिडियंस में जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ओके, विद कंसीडरिंग द टाइम स्केल। सो टाइम स्केल के बेस पे आपको इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करना है। ओके, कि कौन सा पार्ट किस टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ, कब एक्सटिंक्ट हुआ, कब उसमें डेवलपमेंट हुआ, उस बारे में आपको लिखना है। डिस्कस द टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ अरावली क्रेटॉन। सो अरावली क्रेटॉन का टेक्टोनिक इवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है। आई थिंक जब हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो उसमें क्रेटॉन के बारे में क्वेश्चन, जो क्रेटॉन्स हैं उसके बारे में शायद नहीं था आपके सिलेबस में। मैं देख लूंगा, अगर क्रेटॉन्स के बारे में है देन आपको क्रेटॉन्स सब पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन आपसे कहीं कभी अरावली से आ सकता है, धारवाड़ क्रेटॉन का आ सकता है, सिंहभूम क्रेटॉन का आ सकता है, बुंदेलखंड क्रेटॉन का आ सकता है। ओके, सो अगर क्रेटॉन आपके सिलेबस में है सो आपको पढ़ना पड़ेगा ढंग से, उसकी स्ट्रेटिग्राफी को पढ़ना पड़ेगा, जो मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इकोनॉमिक मिनरल्स हैं वहां पे। ओके, सो उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप जो क्वेश्चन दिया गया है इन अरावली क्रेटॉन, दैट इज द टेक्टोनिक इवोल्यूशन। उसके टेक्टोनिक इवोल्यूशनरी जो इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में आपको बताना है। Describe the various groundwater quality criteria which have been prescribed for the drinking, agriculture, and industrial use. Okay, so you have to discuss the various groundwater quality criteria. So जो groundwater quality criteria है, so generally जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसका ही हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में ही आपको बताना पड़ेगा। ओके, सो उसमें जो लिमिट है, ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज, फॉर एग्जांपल जो आर्सेनिक का है, फ्लोराइड का है, क्लोराइड का, क्लोरीन का है, उसका सोडियम कंटेंट है, सो उसके बारे में आपको बताना है। जो भी क्राइटेरिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सेट किए हैं सो उसके बेसिस पे आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, the Permian Triassic boundary represents a phase of mass extinction in the Earth's history. So Permian Triassic boundary that represent a phase of mass extinction in the Earth's history. You have to discuss the Permian Triassic boundary problem in stratigraphy. Okay, so PT boundary के बारे में आपको explain करना है।
Describe the evolutionary trends in the eyes of the trilobites. Illustrate your answer with suitable sketches. Okay, so evolutionary trends in the eyes of trilobites, that you have to explain in detail. Okay, 15 marks question is this question is of 15 marks, so accordingly you have to write down. Discuss in detail the geotechnical parameters used for the selection of tunnel site. So what are the geotechnical parameters that one must take care of while selecting a dam site, a tunnel site? Okay,